किसी भी चुनाव का नतीजा सिर्फ हार जीत के आंकड़ों का खेल नहीं होता। नहीं, ये एक मौका होता है डेटा के जरिए ये समझने का कि लोगों तक पहुंचने वाला जन केंद्रित शासन का रास्ता आखिर बनता कैसे है। चलिए, मानसा के जनादेश की इस गहरी पड़ताल में हम साथ चलते हैं। 18,987 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। 2023 के मानसा चुनाव में ये जीत और हार के बीच का फासला था। तो सवाल ये उठता है कि एक ऐसी विधानसभा जहां मतदाता इतने जागरूक हैं, वहां इतना बड़ा अंतर आखिर बना कैसे? आज हम इसी की तह तक जाएंगे। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के विधानसभा क्षेत्र 228 मानसा की। ये वो जगह है जहां की मिट्टी, समाज और सियासत की अपनी एक अलग ही कहानी है। और किसी भी आंकड़े को समझने से पहले उस मिट्टी को समझना बेहद जरूरी है, जहां से वो आंकड़े उगते हैं। इस पूरी पड़ताल में हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम मानसा के जनादेश से शुरुआत करेंगे, फिर वहां के लोगों की नब्ज को टटोलेंगे, दशकों पुराने चुनावी डेटा को खंगालेंगे, चुनावी मशीनरी के काम करने के तरीके को समझेंगे और इन सब से होते हुए शासन के एक ठोस ब्लूप्रिंट तक पहुंचेंगे। ये समझना जरूरी है कि कैसे जमीनी हकीकत एक मजबूत जनादेश में बदल सकती है। तो चलिए, हमारे सफर का पहला पड़ाव है मतदाताओं की नब्ज। देखिए, राजनीति सिर्फ नंबरों का खेल नहीं होती, ये लोगों से जुड़ी होती है। इसलिए किसी भी आंकड़े में उतरने से पहले हमें उस जमीन और उस पर बसने वाले लोगों को समझना होगा। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी क्या है, उनकी असल चिंताएं क्या हैं। मानसा की कहानी को दो बातें तय करती हैं। एक तरफ यहां की अर्थव्यवस्था की रीढ़ खेती किसानी है और दूसरी तरफ अफीम की खेती की एक पुरानी विरासत है, जिसके कारण पैदा हुआ सामाजिक और प्रशासनिक टकराव आज भी महसूस होता है। ये दोनों ही चीजें मिलकर यहाँ के लोगों की चुनौतियां और उनके वोट देने का तरीका तय करती हैं। और इन्हीं चुनौतियों से निकलती हैं लोगों की असल शिकायतें। सबसे पहली, सिस्टम में गहराई तक बैठा हुआ भ्रष्टाचार। फिर स्वास्थ्य सुविधाएं जो नाम की तो हैं पर काम नहीं करती। सड़कों और दूसरी जरूरी सुविधाओं का बुरा हाल। नौजवानों के लिए रोजगार की भारी कमी और खेती का संकट। ये सिर्फ चुनावी मुद्दे नहीं हैं, ये हर घर की कहानी है। इसे एक आवाज को ध्यान से सुनिए। इसमें स्वास्थ्य व्यवस्था की पूरी सच्चाई छिपी है। अस्पताल की बिल्डिंग तो बना दी, पर हमारे बच्चों के लिए डॉक्टर ही नहीं है। ये सिर्फ एक शिकायत नहीं है, ये शासन की उस नाकामी का सबूत है जिसकी कीमत आम परिवार अपनी सेहत चुकाकर देते हैं। और फिर भ्रष्टाचार का दर्द, जो इस एक वाक्य में उतर आया है। जो हमारा हक है, उसे पाने के लिए भी ऐसा लगता है कि हमेशा कोई छिपी हुई कीमत चुकानी पड़ती है। ये आवाज उस रोज के संघर्ष की है जो लोग अपने सम्मान और अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं। और जब लोग अपने हक के लिए संघर्ष करते हैं तो बात सीधे हमारे लोकतंत्र की बुनियाद पर आ जाती है। एक काम करते हुए लोकतंत्र के दिल में दो चीजें होती हैं: हर एक व्यक्ति का सम्मान और जानकारी के आधार पर जिम्मेदारी के साथ अपनी बात रखने का अधिकार। जब ये दोनों बातें कमजोर पड़ती हैं तो शासन की नींव हिलने लगती है। तो हमने लोगों की आवाज को महसूस किया। अब वक्त है आंकड़ों की जुबानी कहानी सुनने का, दशकों के डेटा में छुपे पैटर्न को समझने का। मानसा के चुनावी इतिहास को हम सबूतों की तरह देखेंगे ताकि छुपे हुए सुराग मिल सकें। 2023 के नतीजों को देखिए। बीजेपी का वोट शेयर लगभग 54%, कांग्रेस का करीब 43%। लेकिन इन दोनों से ज्यादा चौंकाने वाला आंकड़ा है मतदान का, 93.2%। इसका मतलब साफ है, मानसा के लोग अपने वोट की ताकत को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और उसका इस्तेमाल भी करते हैं। अब जरा 2018 और 2023 के नतीजों की तुलना कीजिए। यहां एक दिलचस्प बात दिखती है। कांग्रेस का वोट शेयर करीब 6% बढ़ा, जबकि बीजेपी का करीब 5% कम हुआ। नतीजा भले ही नहीं बदला, पर ये आंकड़े बता रहे हैं कि जमीन पर हवा का रुख बदल रहा था। और ये टेबल पिछले 7 चुनावों की पूरी कहानी कहती है। एक तरफ हम देखते हैं कि बीजेपी की पकड़ मजबूत हुई है, लेकिन एक दूसरा पैटर्न भी है। मानसा हमेशा से एक प्रयोग की सीट रही है। यहाँ के मतदाता किसी एक पार्टी से बनकर नहीं रहते, वो हर चुनाव में अपनी पसंद बदल सकते हैं। आंकड़ों के बाद अब बात करते हैं चुनावी मशीनरी की। देखिए, कोई भी चुनाव सिर्फ एक चेहरे पर नहीं जीता या हारा जाता। नतीजा इस बात पर निर्भर करता है कि पर्दे के पीछे का पूरा सिस्टम कितना मजबूत है। तो चलिए, चेहरों से हटकर सिस्टम का विश्लेषण करते हैं। कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत थे दिग्गज नेता नरेंद्र नाहटा। उनका चेहरा भरोसेमंद और सम्मानित था, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी था। जमीन पर कार्यकर्ताओं की कमी थी, कई बार बाहर से आए उम्मीदवारों पर निर्भर रहना पड़ता था और संसाधनों की कमी ने लोगों तक पहुंच को मुश्किल बना दिया था।
इस पूरी स्थिति को समझने के लिए हम चतुर्मुख सिद्धांत का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये किसी भी अभियान को 4 पैमानों पर तौलता है: चुनावी, संगठनात्मक, नैरेटिव और संसाधन। इस नजरिए से देखें तो चुनावी तौर पर कांग्रेस को अपने पारंपरिक वोट बैंक से बाहर निकलकर नए वोटरों को जोड़ना था। संगठनात्मक रूप से जमीन पर कार्यकर्ताओं की कमी थी। नैरेटिव यानी कहानी गढ़ने के मामले में स्थानीय नाकामियों को बड़ा मुद्दा बनाने का मौका था, जिसे पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किया गया। और जहां तक बात संसाधनों की है, वे सत्ताधारी पार्टी के मुकाबले काफी पीछे थे। तो अभी तक के विश्लेषण से हमने समस्या की जड़ को समझा। अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे एक समाधान की ओर, एक ऐसे ब्लूप्रिंट की तरफ जो किसी भी राजनीतिक दल के लिए जन केंद्रित शासन का एक साफ रास्ता बना सकता है। इसे हम 90 दिन की एक रणनीतिक सीढ़ी कह सकते हैं। इसके 3 चरण हैं। पहला चरण 90 दिन से 60 दिन पहले तक, फाउंडेशन यानी टीम फाइनल करना, मुद्दों पर कैंपेन शुरू करना और स्थानीय प्रभावशाली लोगों को जोड़ना। दूसरा चरण 60 से 30 दिन पहले तक, इंटेंसिफिकेशन यानी घर घर जाकर संपर्क तेज करना और टारगेटेड मीडिया का इस्तेमाल। और आखिरी चरण 30 दिन से चुनाव के दिन तक, मोबिलाइजेशन। यहां सिर्फ एक ही लक्ष्य है, हर एक वोटर को पोलिंग बूथ तक पहुंचाना। तो मुख्य सिफारिशें क्या निकलती हैं? पहला, संदेश को ठोस मुद्दों से जोड़ें, जैसे अस्पताल हैं, डॉक्टर नहीं। दूसरा, गुर्जर और धनगर जैसे स्विंग समुदायों तक पहुंच बढ़ाएं, जहां थोड़ी मेहनत से नतीजा बदल सकता है। तीसरा, हाई कमांड को संसाधन और नेतृत्व दोनों ही मोर्चों पर पूरी ताकत लगानी होगी। और सबसे जरूरी, डेटा का सही इस्तेमाल करके हर कोशिश को सटीक और असरदार बनाएं। और हां, जब हम डेटा की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात भी करते हैं। किसी भी संचार रणनीति को लोगों की निजता और उनकी सहमति का पूरा सम्मान करना चाहिए। ये भारत के डेटा संरक्षण कानून का भी मूल सिद्धांत है। किसी भी जानकारी का इस्तेमाल हमेशा एक साफ मकसद और पूरी सावधानी के साथ ही होना चाहिए। तो हमने जमीनी हकीकत को समझा, आंकड़ों को परखा और एक रास्ते का नक्शा भी देखा। अब हम इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर हैं। यहां बात सिर्फ रणनीति की नहीं, बल्कि नेतृत्व की जिम्मेदारी और भविष्य के लिए एक विजन की है। डेटा हमें बताता है कि लोगों की जरूरतें क्या हैं। ब्लूप्रिंट हमें दिखाता है कि उन जरूरतों को पूरा कैसे किया जा सकता है। लेकिन आखिरी सवाल हमेशा इच्छा शक्ति का होता है। सवाल यह है कि शासन के अनुशासन को पूरी तरह से अपनाने के लिए कौन तैयार है, क्योंकि चुनाव प्रचार करना एक बात है और असल में शासन चलाना बिल्कुल दूसरी। मनसा की एक कहानी दिखाती है कि डेटा और एक जन केंद्रित नजरिए से शासन को बेहतर बनाया जा सकता है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनकर अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 088 404 1602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य,